चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को। हम लोग पहला टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर नॉन जस्टिसिएबल। क्या करा है? नॉन जस्टिसिएबल। और ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तीनों के फीचर्स को देखते हैं। तीनों के क्या फीचर्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है? संविधान के भाग 3 में मेंशन्ड है। ठीक है, यह फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है ये किसी पर्सन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? कंपलसरी है। तुम लोग क्या देख रहे थे? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और किस चीज़ के लिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फंडामेंटल राइट को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जो स्वरूप है वो जस्टिसिएबल है नेचर में। जस्टिसिएबल का मतलब है इसके वायलेशन पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सीधे सीधे समझिए कोर्ट का दरवाजा, जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। ये सभी को दिया गया है, गारंटी टू ऑल। स्पेशल केस में आर्म फोर्सेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और भी जगह रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। इसके लिए हम लोग कहते हैं क्या? सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसका आइडियल क्या है? इसका आइडियल है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना। क्या करना? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट का मेन आइडियल क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। ये लिमिटेशंस लगाता है कौन? फंडामेंटल राइट। किस पे लिमिटेशंस लगाता है? टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के क्या? टायरेनी पे। और आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के आर्बिट्रेरी लॉ के अगेंस्ट हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों के बीच जो हार्मोनी है ये क्या है? हम लोग के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने। कब? केशवानंद भारती केस में 1973 में, 1973 में। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अब ये जो फंडामेंटल राइट है इसके कुछ अपने भी प्रोविजंस हैं। जैसे क्या है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिए गए हैं। कुछ केवल और केवल सिटीजन को, और कुछ जो है सिटीजन और फॉरेनर दोनों को। तो सिटीजन को मिलने वाले सिर्फ वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल सिटीजन को दिए गए हैं? तो उसके लिए आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल सिटीजन, इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। और बाकी जो भी बचे वो सब क्या? सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिए गए हैं। सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है ये ना ही, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये क्या है? एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो क्या है? क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि हम लोग इस पर टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे जो हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट हम लोग को मिले हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो क्या? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, उनके एक्शन के अगेंस्ट भी मिले हुए हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फंडामेंटल राइट क्या करता है? स्टेट को ऑर्डर देता है। कैसा ऑर्डर देता है? नॉट टू डू। ये मत कीजिए, ये मत छीनिए। ठीक है ना, ये मत छीनिए। नॉट टू डू, मैक्सिमम केस में नॉट टू डू है और कुछ केस में टू डू भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कुछ इसमें से निगेटिव कैरेक्टर के हैं और कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर के हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है? तो बिल्कुल अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़े बिना, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसको क्या? जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस लॉ को क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी।
ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, तो 20 और 21 कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनका क्या इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए, तो भी वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो भी वो आपके पास रहेगा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और वो दो आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं होंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। और जब मार्शल लॉ फोर्स में हो, तो फंडामेंटल राइट को क्या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, फंडामेंटल राइट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला हम लोग को। तो अब क्या ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्या इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल नहीं, जस्टिसिएबल है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा नॉन जस्टिसिएबल है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा पे आ जाते हैं। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी करके कोई भी प्रोविज़न नहीं डाला गया था। फंडामेंटल ड्यूटी करके कोई भी प्रोविज़न नहीं डाला गया था। फंडामेंटल राइट्स था कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था कहाँ से, 36 से 51 तक। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ठीक है। तो अब नहीं था तो आया कहाँ से, अगर फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो आया कहाँ से, तो ये आया 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये कैसे आया, तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम था, स्वर्ण सिंह कमेटी का, 1976 में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी। जिसका क्या नाम होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी। अकॉर्डिंगली स्वर्ण सिंह कमेटी के क्या रिकमेंडेशन पे उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया। और जिसमें क्या किया, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया, इंश्राइन किया। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर के लिया गया था, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है यूएसएसआर, कहाँ से, यूएसएसआर से क्या इंस्पायर्ड होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टाइन किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड में जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विथ अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। कौन है, जापानीज। अब चलिए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो उसके लिए कुछ तो प्रोविजन लाया होगा कि क्या करना है, कैसे रखना है इसको। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो लाया गया था वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए लाया गया था। किसके लिए, इंडियन सिटीजन। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पर रहे थे तो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी मिला था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी केवल और केवल क्या, इंडियन सिटीजन के लिए था। और अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करते हैं, अगर नहीं मानते हैं, या कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती है, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कर सकती है, गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। जैसे क्या है, मान लीजिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, सम्मान करना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक लॉ बना सकती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ना करेंगे उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ड्यूटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। लेकिन जब तक लॉ नहीं बना हुआ है तब तक अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, इसके अगेंस्ट का वायलेशन करते हैं, तो क्या होगा, तब ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो ये क्या आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कब आया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और किस आर्टिकल में आया है, आर्टिकल 51 में। और पहले उस समय कितने फंडामेंटल ड्यूटी आए थे, 10। बाद में एक और जोड़ दिया गया, बाद में क्या हुआ, एक और जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट में एक और जोड़ा गया। लास्ट में क्या अभी भी बताते हैं, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें क्या जोड़ा गया था, ये रिलेटेड था एजुकेशन से। किससे, एजुकेशन से, कि गार्जियन को, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप अपने बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाइए एजुकेशन के लिए, ठीक है।
तो चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या हम लोग का था, ये जस्टिसिएबल हो गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया था। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, ये सही है क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल। अब तीसरा आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है और हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इंडिया जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर के लाई। कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 1937 में। और आयरलैंड जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर के डीपीएसपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टाइन किया था? इसने स्पेनिश से। कहाँ से? स्पेनिश से। ठीक है, तो ये क्लियर है। इंडिया में डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 to 51 में। कहाँ, किस पार्ट में? पार्ट 4 में। और फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में था? पार्ट 4 के ए में। और डीपीएसपी किस में है? पार्ट 4 में। और हम लोगों ने फंडामेंटल राइट जब डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये दोनों क्या है? दोनों के बीच हार्मोनी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये दोनों एक साथ जो है फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहां फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करेगा? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करेगा। क्या करेगा? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी सोशल डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? पॉजिटिव इन नेचर, कंप्लीट पॉजिटिव इन नेचर। यानी ये स्टेट को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, जब ये क्या कर रहे हैं, स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए या ये दूसरी चीज़ करना चाहिए, उसके लिए स्टेट के पास रिसोर्स भी होना चाहिए। उसके लिए स्टेट के पास क्या होना चाहिए? रिसोर्स भी होना चाहिए। और जब तक स्टेट के पास रिसोर्स नहीं होगा तब तक वो इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर इसको जस्टिसिएबल बना दिया जाए तो स्टेट के पास क्या, स्टेट जो है, स्टेट के पास ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि आपको ये करना ही है, वो भी क्या, लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था कि इसको क्या, नॉन जस्टिसिएबल पार्ट में रखा जाए, ताकि क्या, जब जब स्टेट के पास रिसोर्स आते जाएगा तब तक वो एक एक करके सारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या, इंप्लीमेंट करवाते जाएंगे। सारे डीपीएसपी को क्या करवाते जाएंगे? इंप्लीमेंट करवाते जाएंगे। अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और कि ये क्या क्या है। अब देखिए, डीपीएसपी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डीपीएसपी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में है कि जैसा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। जो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस टाइम के जो भी हेड ऑफ द स्टेट थे उनको, वही क्या है, अभी हम लोग रिजेंबल सेम टू सेम करता है डीपीएसपी के थ्रू। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के कंपैरिजन में दोनों लगभग सिमिलर हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसका मेन एम है वेलफेयर स्टेट। क्या है? वेलफेयर स्टेट। क्या है? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में जब हमसे पूछ रहा था नॉन जस्टिसिएबल, तो ये नॉन जस्टिसिएबल नहीं होगा। 2 और 3, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा आंसर सी, 2 and 3। ठीक है, चलिए 41 के बाद देखते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 नंबर कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द मोरल परसेप्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। किसने डीपीएसपी को मोरल परसेप्ट ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है एल एम सिंघवी, एक है बेनेगल नरसिंह राव, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक है भीमराव अंबेडकर। जब हम लोग इनकी बात करेंगे तो सबसे पहला देखते हैं कौन है। सबसे पहला एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी ने क्या कहा था डीपीएसपी के बारे में? इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी जो है वो लाइफ गिविंग प्रोविजन है। क्या है? लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? मोरल परसेप्ट ऑफ द अथॉरिटीज। तो पहला क्या हो गया? खत्म हो गया। पहला एल एम सिंघवी क्या हो गए? खत्म हो गए। दूसरे कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव का कहना था कि हमारा जो ये डीपीएसपी है ये क्या है? मोरल परसेप्ट फॉर द स्टेट अथॉरिटीज। मोरल परसेप्ट फॉर द स्टेट अथॉरिटी। ये किसने कहा था? बेनेगल नरसिंह राव ने। तो हमसे वही पूछ रहा है, मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट या स्टेट अथॉरिटी, हमसे यही पूछ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 42 का? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर, एक बच रहे हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था डीपीएसपी को? नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा था? नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। एल एम सिंघवी ने क्या कहा था? लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव ने क्या कहा था? मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए 42 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे।
43 नंबर 43 क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू अ पर्सन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी पर्सन को इंडिया भारतीय नागरिकता देने के लिए एक नेचुरलाइजेशन के थ्रू सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये क्या हो सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं। तो अब ये नेचुरलाइजेशन किस किस को दिया जाएगा, नेचुरलाइजेशन के थ्रू किस किस को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 43, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसे व्यक्ति जो क्या है, ऐसे देश के नागरिक हैं, एनी कंट्री जहाँ पे इंडियन सिटीजन को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलती हो, जहाँ पे क्या मिलती हो, इंडियन सिटीजन को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलती हो, उन्हीं कंट्री के सिटीजन को इंडिया भी क्या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप देगी, क्या देगी, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप देगी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्या कंडीशन है, अगला कंडीशन है कि जब भी इस पर्सन को इंडियन सिटीजन नेचुरलाइजेशन के थ्रू दिया जाएगा, उस टाइम वो जिस देश के नागरिक हैं, जिस कंट्री के नागरिक हैं, वहाँ की सिटीजनशिप उनको क्या करनी होगी, इमीडिएट रूप से छोड़नी होगी, रिनाउंस करनी होगी, इमीडिएट रूप से क्या करनी होगी, रिनाउंस करनी होगी। फिर क्या है, जब वो एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे नेचुरलाइजेशन के थ्रू, इसके जस्ट 12 मंथ पहले तक, कितना मंथ पहले तक, 12 मंथ का मतलब होता है 1 साल, 1 साल पहले तक वो क्या, या तो इंडिया में रहे हो या इंडियन गवर्नमेंट के अंदर क्या किए हो, काम किए हो, यहाँ रहे हो या इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम किए हो। और इस 12 साल के जस्ट बिफोर 12 मंथ के जस्ट पहले 14 साल तक वो क्या, या तो इंडिया में रहे हो या तो इंडिया में रहे हो या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, उसमें वो क्या किए हो, काम किए हो, वर्क किए हो। और इस 14 साल में मिनिमम कितना साल, 11 साल उनको इंडिया में ही बिताया हो, उन्होंने क्या किया हो, इंडिया में ही बिताया हो। 14 साल का मतलब है 3 साल के लिए कहीं बाहर गए हो, लेकिन 11 साल कम से कम उन्होंने इंडिया में बिताया हो, तभी उनको क्या मिलेगी, किसके थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अब देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है, ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री एंड अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अब ये पूछ रहा है कि वो जिस देश के भी नागरिक हैं, वहाँ की वो नागरिकता त्याग देना चाहते हो, उनको हम लोग दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरा क्या है, अभी एनी कंट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि वैसे कंट्री आते हैं जहाँ भी हम लोग को भी क्या मिलती है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता मिलती है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आपको क्या नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता चाहिए, तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, 22 भाषा हैं, उनके लिस्ट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं याद है पढ़िएगा जरूर एक बार, ठीक है। तो 22 भाषा हैं, उस भाषा में कम से कम एक भाषा का क्या उनको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा है, ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 7 ईयर, नॉट लास्ट 7 ईयर, क्या था, 12 महीने पहले से फिर 14 साल पहले तक, और 14 साल में कम से कम कितना, 11 साल रहा हो उन्होंने, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हम लोग का खत्म। तो आंसर 1 एंड 2। अब देखिए 43 के बाद हम लोग आ जाते हैं 44 पे, 43 के बाद आ जाते हैं 44 पे। 44 क्या कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जो है किस बॉडी का ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जो है किसका देखती है, ऑडिट किस बॉडी का ऑडिट कर सकती है। तो सीएजी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि सीएजी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी का मेंशन है। सीएजी का प्रोविजन जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। किसमें किया गया है, 148 में। आर्टिकल 148 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑडिट को देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के देखेंगे, लेकिन क्या ये लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करेंगे, ये लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं करेंगे। किसका करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और क्या है, और ये क्या कर सकते हैं, तो और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका ये ऑडिट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका ये ऑडिट कर सकते हैं, तो कुछ कॉरपोरेशंस हैं, जैसे समझ लीजिए एयर इंडिया, ओएनजीसी क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये सब का क्या है, सीएजी डायरेक्ट ऑडिट करती है। सीएजी क्या करती है, डायरेक्ट इन लोग का ऑडिट कर सकती है। फिर कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनका ऑडिट डायरेक्ट जो है प्राइवेट फर्म करती है, लेकिन सप्लीमेंट्री ऑडिट जो है वो सीएजी कर सकती है। ऐसे कौन कौन से कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग, क्या है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, इसका क्या ऑडिटेड, ये दीज आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट फर्म्स एंड सीएजी कैन कंडक्ट द सप्लीमेंट्री ऑडिट। सीएजी इसका क्या कर सकती है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकती है, किसका, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का। लेकिन एयर इंडिया,
या नेचुरल गैस, इस सब का क्या डायरेक्ट ऑडिट कर सकती है। फिर आते हैं जिसका नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है हमें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इस सब का क्या, ये डायरेक्ट प्राइवेट फर्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, क्या यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का ऑडिट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। दूसरा, एयर इंडिया का कर सकती है? हाँ, एयर इंडिया, ONGC ऐसे कॉर्पोरेशन हैं जिनका क्या CAG डायरेक्ट ऑडिट कर सकती है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट CAG करेगी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में जो भी आएगा उसका क्या ऑडिट CAG नहीं करेगी। इसका ऑडिट करने के लिए कौन? स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर जनरल बॉडी अपॉइंट करेगी। क्या करेगी? जनरल बॉडी अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन था 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 44 के बाद 45 पे। 44 के बाद आ जाते हैं 45 पे। अगला क्वेश्चन कहता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ ए लिमिटेड रोल विथ रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय आर्म फोर्स। अब देखिए, कह रहा है आर्म फोर्स के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, आर्म फोर्स के द्वारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, उसमें NHRC का लिमिटेड रोल है। तो इसके बारे में कौन कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अब देखिए, सबसे पहले NHRC के बारे में जानते हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं? जो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जिसका गठन किया जाता है। और ये कब, किस एक्ट के तहत? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। और ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये क्या है? वॉच डॉग है। क्या है? वॉच डॉग। कहाँ का? ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का ये वॉच डॉग है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ NHRC देख लेते हैं। इसमें क्या होंगे? एक चेयरपर्सन होंगे जो कि क्या, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, 2 ऐसे मेंबर होंगे जिनको क्या हो, ह्यूमन राइट्स का नॉलेज हो। और उसके अलावा वेरियस चेयरपर्सन के जो वेरियस कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये सब के जो भी मेंबर होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो क्या होंगे? NHRC के मेंबर होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, NHRC के बारे में कहा जाता है कि ये सुओ मोटो केस ले सकती है। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद ही, अगर न्यूज़पेपर में आ गया या कहीं उस NHRC के नज़र में आ गया तो वो खुद से भी किसी केस का इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किसी केस को क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके लिए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्या, जो भी NHRC कमीशन का रिपोर्ट होगा, जो भी क्या रिकमेंडेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर 3 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। कितने महीने के अंदर? 3 मंथ के अंदर, या NHRC जितना टाइम प्रोवाइड करवाए उस टाइम, आगे 3 मंथ के बाद अगर कोई और टाइम देता है तो उस टाइम के अंदर क्या करना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना होता है। और ये एक्शन ले करके किसको? NHRC को बताना पड़ता है कि हम लोगों ने ये एक्शन ले लिया है। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। NHRC के नाम से हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें देखेंगे। अभी देखते हैं कि जो हम लोगों ने देखा उसके आधार पर क्या क्या सही है। इट कैन सुओ मोटो सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट विथ रिगार्ड्स टू वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द आर्म फोर्स। क्या ये सुओ मोटो एक्शन ले सकती है? हाँ, बिल्कुल ले सकती है। द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NHRC विद इन 3 मंथ। क्या 3 मंथ के अंदर? हाँ, बिल्कुल 3 मंथ के अंदर। अगर NHRC और आगे समय देती है तो ठीक है, नहीं तो आपको 3 मंथ के अंदर ही क्या करना होता है? बताना पड़ता है कि आप लोग आपने क्या एक्शन लिया है। ये कितना नंबर था? 45। और 45 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2। ठीक है, अब 45 के बाद हम लोग देखते हैं 46। 46 में क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब नागरिकता के बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है? तो देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि ये जो मोड होगा सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी, आगे जा करके सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी, ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप नहीं लिखा हुआ है। मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप किस पे छोड़ दिया गया है? पार्लियामेंट पे। और इसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को क्या किया था? इनेक्ट किया था। तो ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस पर है? पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो हाँ, उस समय जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे होगा, इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। और जो लोग
जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए, बाद में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, ये भी कहाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 2 और 3, पहला तो नहीं दिया हुआ है, पहला के बारे में क्या बोल दिया गया कि ये किसको दिया जाएगा, पावर पार्लियामेंट को, कि डिसाइड करे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 46 के बाद 47 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेर एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। अब देखिए कुछ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किए गए थे। एक तो हुआ था 42वां में जो कि 1976 में था, फिर हुआ था 44th में जो कि 1978 में हुआ था, फिर हुआ था 86 में जो कि 2002 में हुआ था, फिर हुआ था 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। अब आप लोग को ये बताना है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये आया था 2011 में। अब देखिए ये 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जिसके थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें। 42वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे। तो पहला है आर्टिकल 39 जिसमें बात किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 जिसमें क्या बात किया जाता है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये क्या किया गया था, ऐड किया गया था 42वां में। 39 के बाद फिर 39A जिसमें बात किया जाता था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये किसमें 39A में। तो 39A दोनों का 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। फिर 43A में क्या ऐड किया गया, तो 43A में लिखा गया कि टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये किसमें आर्टिकल 43 के ए में लिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 43 के ए में और एक और ऐड किया गया था 48 के ए में, किसमें 48 के ए में 42वें संविधान संशोधन के तहत, किसके 42nd के तहत, कौन कौन सा 39A 43A और अब है लास्ट 48A। 48A में क्या कहा गया है, 48A में क्या कहा गया है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, किसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेंगे, इन्वायरमेंट को, एंड सेफ गार्ड करेंगे, किसको सेफ गार्ड करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करेंगे किसको, इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड करेंगे किसको, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। ये किसमें 48A में लाया गया था। तो अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में चार DPSP ऐड किया गया था। 39 हेल्दी चिल्ड्रन, सिक्योर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 से फ्री एंड लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 43 के ए में क्या कहा गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर 48 में बोला गया है कि सिक्योर कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए किसको, इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। ये था 42nd में। 42nd के बाद आ जाते हैं हम लोग 44th में, किसमें आ जाते हैं 44th में कहा गया है, कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, 38 में ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, 38 में बोला गया था कि इनइक्वलिटी किसमें, इनकम में जो इनइक्वलिटी है उसको कम कीजिए, क्या कीजिए, कम कीजिए। स्टेटस में जो इनइक्वलिटी है उसको क्या कीजिए, कम कीजिए। फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाइए सबको, ठीक है। तो किस 44th अमेंडमेंट एक्ट में, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में। इसमें आर्टिकल 38 जोड़ा गया था जिसमें क्या बोला गया था, इनकम इनइक्वलिटी, स्टेटस इनइक्वलिटी, फैसिलिटी में जो इनइक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी में जो इनइक्वलिटी है, सभी इनइक्वलिटी को क्या कम करना है, कम करना है। तो 44वां में 1, तो 42वां में कितना था, 42वां में था 4, 44वां में हो गया है 1। अब आ जाते हैं, अब क्या है 86, अगला था 86 पर हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या है 2002 में हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 45 में थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया था। हम लोग पढ़े थे कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, एजुकेशन से। तो अब इसमें क्या हुआ है, तो आर्टिकल 45 का जो मैटर है उसको चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब चेंज करके क्या लाया गया, कि 0 से 6 साल के बच्चे को क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन देना, क्या देना, एलिमेंट्री एजुकेशन देना। 0 से 6 साल के बच्चे को क्या देना, एलिमेंट्री एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 से 6 साल के बच्चे को। किसमें, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 45 का सिर्फ सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है, ठीक है। अब एक है बच गया है 97th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? इसमें बोला गया था कि आप गठन कीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसमें क्या बात की गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कीजिए, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कीजिए, इसका वॉलंटरी फॉर्मेशन कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग दीजिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में रखा गया था? 43 के बी में, 43 के बी में। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन में मैच करता है जो कि ऐड किया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। किसमें था? 39 के ए में, ठीक है। फिर कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो याद कीजिए किसमें था? 48 ए में। फिर मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। इनइक्वालिटी इन इनकम को मिनिमाइज कर रहे थे, किसमें मिनिमाइज कर रहे थे? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में। अब देखिए, अब एक बच रहा है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये ऑलरेडी आर्टिकल 47 में मेंशन्ड था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या था? पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना था, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था आर्टिकल 47 में। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ये चूंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये किस में था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये तीनों क्या है? और ये तीनों क्या है? अलग से ऐड किए गए थे। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। 47 के बाद हम लोग देखते हैं 48। 48 क्या करता है देखते हैं हम लोग। 48 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी जरूर पूछता है। क्रोनोलॉजी को समझिए और इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन वगैरह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो नवंबर 1946 में फॉर्मुलेशन हुआ था। किस प्लान के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत नवंबर 1946 में किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मुलेशन हुआ था, ठीक है। अब उसमें कितने मेंबर थे, क्या थे, नहीं थे, वो हम लोग आने वाले सेपरेट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि वो पार्टली इलेक्टेड था, पार्टली नॉमिनेटेड था, पार्टली इलेक्टेड था, पार्टली नॉमिनेटेड था, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि नेशनल फ्लैग, क्या हुआ था? नेशनल फ्लैग। ये कब? 22 जुलाई 1947 में। अब सबसे पहले बोला गया, क्या बोला गया? सबसे पहले झंडा तो बताइए कि हमारा पहचान चिन्ह क्या होगा, हमारा पहचान चिन्ह क्या होगा, हमारा झंडा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या? 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। जब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया, तब बोला कि चलो अब 1947 बीत गया, अब आ जाते हैं 1949 में। अब क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं? कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप। कब? मई 1949 में इंडिया जो है रेटिफाई करता है। क्या करता है? रेटिफाई करता है। किसको? कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को। किसको? कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई करता है, ठीक है। अब देखिए 47 में क्या हुआ था? पहले फ्लैग, 47 का 22 जुलाई 1947, इसमें हम लोग क्या किए थे? फ्लैग अपना लिए थे। फिर मई 1949 में क्या किए? कॉमनवेल्थ को रेटिफाई कर लिए। जब ये बीत गया, तब बात आया नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बाद आया नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग के बाद क्या आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये तीनों जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सबसे पहले नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या? प्रेसिडेंट बनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं ऑप्शन के थ्रू क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? नेशनल एंथम कब आया था? नेशनल एंथम 1950 में, ठीक है। उससे पहले नेशनल फ्लैग 1947 में। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ 1949 में। सबसे पहले क्या है? 2, फिर 1, फिर 3, 213। 48 का आंसर है 2, 48 का आंसर है बी, ठीक है। पहले 2, फिर 1, फिर 3। चलिए 48 के बाद देखते हैं हम लोग आगे 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन। अब देखिए फंडामेंटल राइट जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक? 35 तक, 12 to 35 तक पार्ट 3 में है। और कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए में इसका नाम क्या है? बिल ऑफ राइट्स। क्या है? बिल ऑफ राइट्स है। तो ठीक है, हम लोग इतना डिस्कशन वापस दोबारा ना दोहराते हुए हम लोग आ जाते हैं कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो केवल और केवल सिटीजन को मिले हुए हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल क्या मिले हैं? इंडियन सिटीजनशिप को। और जो भी बाकी रेस्ट बच गए वो किसको? सिटीजन के साथ साथ, इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर को भी मिले हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30 देखते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 15। और ये किसको मिला है? ओनली इंडियन सिटीजन। ये भी ओनली इंडियन सिटीजन। हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही।
पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में हम लोग को कितने 6 मिले हुए हैं टोटल, और टोटल 6 फ्रीडम मिले हुए हैं। क्या 6 फ्रीडम हुए हैं, पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबली, तीसरा क्या है एसोसिएशन, चौथा क्या है मूवमेंट, पांचवा क्या है रेसिडेंस, छठा क्या है प्रोफेशन। तो क्या प्रोफेशन आर्टिकल 19 15 16 19 29 और 30 19 केवल और केवल इंडियन को मिले हुए हैं, बिल्कुल सही। तो ये भी आंसर पहला भी सही दूसरा भी सही। अब कह रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये है 29 और 30, ये क्या है 29 और 30। तो अब ये जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे स्टडीज करने का, ये आता है आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में। और हम लोग जानते हैं 15 16 19 29 और 30 ये तीनों सिटीजन को मिले हुए हैं, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है सही है। चौथा देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। अब ये फोर्स लेबर की बात कर रहा है, और जब हम लोग फोर्स लेबर की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं फोर्स लेबर की बात करते हैं, तो ये किस आर्टिकल में आता है, फोर्स लेबर किस आर्टिकल में आता है जल्दी से बताइए। तो ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ये किस में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक है 23 से 24 तक है, 23 to 24। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, तो कहीं 23 या 24 की चर्चा है, बिल्कुल नहीं है उसमें। उसमें क्या है 15 16 19 29 और 30, 15 16 19 29 और 30। तो हम लोग का ये ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, हम लोग का ये ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, आंसर 49 का ए। अब आप जल्दी से बताइए, अब आप जल्दी से बताइए कि ये जो फोर्स लेबर है या आर्टिकल 23 में आएगा या 24 में आएगा, या आर्टिकल 23 में आएगा या 24 में आएगा। जल्दी से कमेंट में बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है, जल्दी कमेंट बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है आर्टिकल 23। देखिए पहले आता है फोर्स लेबर, फिर आता है चाइल्ड लेबर, पहले आता है फोर्स लेबर, फिर क्या आता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, 49 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 49 के बाद देखते हैं 50 कहता है द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 1, अंडर आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, इस तीनों ऑप्शन में से क्या कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 में 3 पार्ट हैं। आर्टिकल 1 में क्या है 3 पार्ट हैं। आर्टिकल 1 में है 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। अब तीनों क्या क्या कहता है, पहला आर्टिकल 1 का पहला 1 कहता है इंडिया, ये जो यूनियन है स्टेट्स दैट इंडिया के बारे में कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होगा यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा क्या कह रहा है कि स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी इसका डिटेल्स कहाँ दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। पार्ट आर्टिकल 1 का दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि स्टेट का डिटेल्स कहाँ दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि दैट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएंगे ये बता रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएंगे ये बता रहा है। तो क्या क्या आएंगे, पहला आएंगे टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा आएंगे यूनियन टेरिटरी, और तीसरे क्या आएंगे ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में एक्वायर किए जाएंगे। अब देखिए यूनियन का मतलब हो गया केवल और केवल स्टेट, यूनियन का मतलब हो गया केवल और केवल स्टेट, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया कि अभी जो भी है स्टेट वो, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर जो फ्यूचर में टेरिटरी एक्वायर करेंगे। तो क्या यूनियन बड़ा या टेरिटरी बड़ा, तो टेरिटरी बड़ा, क्या बड़ा टेरिटरी बड़ा। तो यूनियन छोटा, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाएंगे केवल और केवल टेरिटरी ऑफ द स्टेट, क्या आ जाएंगे टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। यही अगर यूनियन ऑफ स्टेट के बदले क्या बोल देता टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या पूछ देता टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आ जाते तीनों आ जाते, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है, यूनियन ऑफ स्टेट स्मॉलर टर्म है। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50।